हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जो कि है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं और इनका पहले से ही तय होता है कि इन्होंने ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इन्होंने एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है और इनका एक प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। जैसे कि वॉइड है, इसका एक प्री डिफाइंड मीनिंग है और वो है एम्प्टी। और उसके बाद इंट है तो इसका प्री डिफाइंड जो है ना ये एक डेटा टाइप है। उसके बाद जो है फ्लोट, फ्लोट भी एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास चार, ये भी एक डेटा टाइप है। उसके बाद इफ, एल्स, फॉर, हाइल, डू, रिटर्न, एटीसी, ये सारे जितने भी हैं ये सारे हैं कीवर्ड्स। इनका पहले से ही स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने का जिम्मा है। तो इसी तरह के 32 कीवर्ड्स हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल क्या होते हैं जी। वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है। आप ये समझ लें कि वो एक कंटेनर है जिसके अंदर आप डेटा डाल सकते हो अपनी मर्ज़ी का। और पहले आप वो कंटेनर डिसाइड करोगे कि वो कंटेनर जो है ना किस किस्म का होना चाहिए और किस किस्म का डेटा फिर मैं इसके अंदर डालूँगा। तो इसके लिए जो है ना रैम में क्या है, रैम में बहुत सारे सेल होते हैं। और जब वेरिएबल बनता है तो वेरिएबल को एक एड्रेस इनिशियलाइज हो जाता है। और जो है जब एड्रेस इनिशियलाइज होता है तो प्रोसेसर चेक करता है डेटा टाइप, और डेटा टाइप के हिसाब से, वेरिएबल की डेटा टाइप के हिसाब से जो है ना इसको स्पेस अलॉट होती है। और इसमें जो है ना इसी तरह तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस भी की कि एक टाइप होगी जिसकी वजह से जो है ना इसे मेमोरी असाइन होगी, स्पेस असाइन होगी। उसके बाद उसका कोई ना कोई नाम होगा जिससे जो है ना एड्रेस असाइन होगा। उसके बाद वैल्यू होगी जो कि इसके अंदर डाली जाएगी अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। उसके बाद वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन में जस्ट आपका वेरिएबल एग्जिस्टेंस में आ जाता है, मार्ज वजूद में आ जाता है। इसमें जस्ट हम टाइप देते हैं और वेरिएबल का नाम देते हैं। जब हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं तो मुमकिन है कि वेरिएबल के अंदर गार्बेज वैल्यू हो, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, जस्ट डिक्लेयर किया है, जस्ट बनाया है। तो बनते वक्त अगर उस सेल में कोई डेटा पहले से मौजूद हुआ तो वो गार्बेज वैल्यू होगी, और वो जो गार्बेज वैल्यू होगी वो आपके प्रोग्राम की आउटपुट को ख़राब कर सकती है। तो गार्बेज वैल्यू वो वैल्यू है जो पहले से पड़ी होती है, और जब वेरिएबल बनता है तो वो उसी के अंदर आ जाती है और बाद में आपके प्रोग्राम को ख़राब करती है। तो डेटा टाइप होती है, डेटा टाइप बहुत सारी हैं जिनमें से जो है ना इंट है, शॉर्ट है, फ्लोट है, डबल है, जार है, लॉन्ग डबल है और लॉन्ग है। तो ये सब डेटा टाइप्स हैं। इसके हिसाब से जो है ना वेरिएबल को स्पेस साइन होती है। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? वेरिएबल जो इनिशियलाइजेशन है इसमें स्पेस भी असाइन होती है। वेरिएबल को जो है ना वेरिएबल का नाम डिसाइड होता है और उसके साथ जो है ना मेमोरी एड्रेस असाइन होता है उसको, और फिर जो है ना उसके अंदर वैल्यू भी डाल दी जाती है। जब ये वैल्यू जाती है सेल के अंदर तो उसके अंदर मौजूद जो गार्बेज वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद मल्टी डिक्लेरेशन और मल्टी इनिशियलाइजेशन। तो मल्टी डिक्लेरेशन यही है कि आप एक लाइन में जब एक वेरिएबल बना रहे हो तो आप एक वेरिएबल बनाने के बजाय बहुत सारे वेरिएबल बना सकते हो अगर उनकी टाइप सेम है। तो अगर इंट के आपने 5 वेरिएबल बनाने हैं तो आपने इंट लिखना है, उसके बाद आपने पहला वेरिएबल, फिर उसके बाद कामा, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर कामा, फिर तीसरा वेरिएबल, फिर कामा, फिर चौथा वेरिएबल, फिर कामा, फिर पांचवा वेरिएबल, और फिर आखिर में आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देना है। तो आपके 5 वेरिएबल बन जाएंगे इंट टाइप के। उसी तरह इनिशियलाइजेशन में ये है कि आपने इंट जो है ना, आपने इंट के जो है 5 वेरिएबल बनाने हैं और उनको आपने जो है ना इनिशियलाइज भी करते जाना है। उनको आपने क्या है वैल्यू भी देनी है। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप इंट लिखो, उसके बाद वेरिएबल और इक्वल टू उसका जो है ना वैल्यू, फिर उसके बाद कामा, फिर दूसरा वेरिएबल, फिर इक्वल टू उसकी वैल्यू, और फिर कामा, फिर तीसरा वेरिएबल और इक्वल टू उसकी वैल्यू, और फिर कामा, और इस तरह करते करते एंड पे आपने लगा देना स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये हो जाती है हमारी जो है ना मल्टी डिक्लेरेशन और मल्टी इनिशियलाइजेशन। उसके बाद वेरिएबल डिफाइनिंग नेम रूल्स। तो वेरिएबल का जो नाम डिफाइन करने के जो रूल्स हैं ना वो कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे रूल्स जो हैं बुक्स में लिखे होते हैं, लेकिन जो है ना आप सिर्फ इन 2 रूल्स को फॉलो करें तो आप जो है ना आपको कोई एरर नहीं देखने को मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको एरर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप सिर्फ इन 2 चीज़ों का ध्यान रखें कि आपका जो पहला लेटर होगा वो कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए, बल्कि वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो कैपिटल हो। उसके अलावा या फिर आप अंडरस्कोर का यूज़ करें। और उसके अलावा एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिंबल का यूज़ आपने अपने जो है वेरिएबल के नाम में
नहीं लगा सकते। तो आप जस्ट अपने नाम को ही देख लें कि आपका जो नाम है वो कभी भी अल्फ़ाबेट के अलावा 1 2 3 से या सिंबल से नहीं शुरू हो सकता, और आपके जो है ना जो है नाम के दरमियान में भी सिंबल नहीं आ सकता। तो एक और बात भी बहुत है, और वो है स्पेस। वेरिएबल में स्पेस नहीं होती, तो ये चीज़ मैं मेंशन नहीं की मैंने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट मुझे लिखना चाहिए था, बहरहाल मुझे याद आ गया, तो आपने जो है ना मुझे माफ़ कर देना है कि गलतियाँ तो इंसान से होती हैं। तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 रूल हो गए, ये 3 रूल आप फॉलो करें, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि जो है ना एरर आ सकता है। उसके बाद आ गई डेटा टाइप। डेटा टाइप जो इंटीजर है वो डेटा टाइप पॉजिटिव नंबर भी लेती है और नेगेटिव नंबर भी लेती है, वो वाले नंबर जो कि विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं। और फ्लोटिंग जो डेटा टाइप है वो पॉइंट इशारे वाले जो है नंबर को लेती है, माइनस और प्लस के। उसके बाद जो करेक्टर है, करेक्टर जो 4 डेटा टाइप है CHAR, यहाँ मैंने पूरा करेक्टर लिख दिया है, लेकिन CHAR 4 जो डेटा टाइप है ये जस्ट एक करेक्टर को गेट करती है। वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है और सिंबल भी हो सकता है। उसके बाद जो स्ट्रिंग है वो एक से ज़्यादा करैक्टरों को लेती है, तो इसके लिए डबल कोट्स यूज़ होते हैं, जबकि 4 के लिए सिंगल कोट यूज़ होते हैं। उसके बाद जो डेटा टाइप है वो 2 तरह की होती है, एक यूज़र डिफाइंड और एक बिल्ट इन। जो अभी हमने पढ़ी है ये 4 डेटा टाइप ये हैं बिल्ट इन, और इन 4 में से एक बात आपसे नशीन कर लें कि जो स्ट्रिंग है ये डेटा टाइप सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेकिन जो C++ है उसमें जो है ना इसको जो है ना डिफ़ाइन किया गया है और ये एग्जिस्ट करती है वहाँ। और इस लैंग्वेज में है ना 4 को जो है ना यूज़ किया जाता है। 4 के जो वेरिएबल होता है उसको अरे के साथ मिक्स करके जो है ना स्ट्रिंग का कंसेप्ट भी लाया गया है, लेकिन स्ट्रिंग की अलहदा इसी तरह स्ट्रिंग नाम की कोई डेटा टाइप नहीं है। लेकिन ये मैंने स्ट्रिंग इसलिए लिखा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग होती क्या है। इसके अंदर जो है ना एक या एक से ज़्यादा करैक्टर होते हैं, और वो करैक्टर अल्फ़ाबेटिक भी हो सकते हैं, ये न्यूमेरिक भी हो सकते हैं और सिंबल भी हो सकती हैं, या फिर इन सब का मिक्सचर भी हो सकता है। और उसके बाद ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो क्या है? ओवरफ्लो ये है कि हर इंटीजर जो डेटा टाइप है, हर जो डेटा टाइप है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो फ्लोट है, चाहे वो करैक्टर है, तो उसकी रेंज है। उस रेंज से जब एक्सीड करेगी वैल्यू तो फिर यानी कि उसकी मैक्सिमम रेंज से जब एक्सीड करेगी तो फिर ओवरफ्लो का एरर आएगा, और जब उसकी मिनिमम जो होगी ना रेंज उससे जब एक्सीड करेगी वैल्यू तो फिर अंडरफ्लो एरर आएगा। जैसे कि इंटीजर, तो इंटीजर जो है ना 2 बाइट्स लेता है, 2 बाइट्स लेता है मेमोरी, और 2 बाइट्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर 16, यानी कि ये 65,536 इसकी रेंज है। लेकिन ये पॉजिटिव भी लेता है और नेगेटिव भी लेता है, तो अगर ये अनसाइंड होता तो ये 65,536 इसकी रेंज होती 0 से लेकर, लेकिन ये प्लस भी लेता है और नेगेटिव भी लेता है। तो इसको हमने डिवाइड कर लेना है 2 पर, तो ये हमारी होगी मैक्सिमम रेंज। ये हमारी मैक्सिमम रेंज है माइनस में, और जो मिनिमम रेंज है माइनस में, माइनस रेंज यानी कि ये मिनिमम रेंज है माइनस वाली, और जो प्लस वाली होगी वो 32,767, क्योंकि एक हमने माइनस कर लेना है, ठीक है। तो ये हो यानी कि इतनी इस वैल्यू से जब एक्सीड करेगी वैल्यू तो फिर इंट में चाहे आप इंटीजर दे रहे हो तो फिर भी एरर आएगा, और वो एरर होगा ओवरफ्लो एरर। अगर वो प्लस में ज़्यादा है तो माइनस में ज़्यादा है तो अंडरफ्लो का एरर आएगा। यही कंसेप्ट जो है फ्लोट में यूज़ होता है, और फ्लोट जो है वो 4 बाइट लेता है, तो इसका फार्मूला भी उसी तरह है कि इसको हम क्लियर कर लेते हैं, और 2 की पावर, चूँकि ये 4 बिट है तो 32 हम लिखेंगे, और ये इतनी वैल्यू बन गई है। तो इसको हम, क्योंकि जो 4 है जो ये फ्लोट है ये माइनस में भी पॉइंटिंग वैल्यू को लेता है और प्लस में भी लेता है, तो इसको भी हम 2 पर डिवाइड कर लेंगे। तो जो हमें हासिल होगा वो होगा हमारे पास मिनिमम यानी कि अंडरफ्लो वाली लिमिट, और जो ओवरफ्लो का लिमिट है वो मतलब कि आपने 1 माइनस कर लेना है, तो आखिर में जो है 48 आने के बजाय 47 आएगा, और वो प्लस में ओवरफ्लो की लिमिट होगी। इसी तरह जो 4 है, 4 जो है ये लेता है 1 बाइट, तो 2 की पावर 8, तो 256 जो है ना इसकी जो है लिमिट है, इतने तक के करैक्टर वो ले लेता है। तो कोई भी है उसका आस्की कोड जो है ना, जैसे कि आस्की कोड हमारे पास 256 तक उसकी लिमिट होती है, तो इस हिसाब से जो है ना ये भी वर्क करता है।
4 सही हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि अंडर फ्लो और ओवर फ्लो ये एक किस्म के एरर हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये तो आपको पता ही है कि प्लस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है। और इसमें जो है ना 2 चीज़ें समझने वाली हैं, एक तो डिवीजन और एक परसेंटेज। तो जो डिवीजन है इसको हम कहते हैं कोशेंट और जो परसेंटेज है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। और जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिवीजन से तो रिजल्ट आता है कोशेंट। कोशेंट में जो चीज़ आती है वो हमारा रिजल्ट होता है, और जो होता है हमारे पास परसेंटेज, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। कि जैसे कि हमने जो है ना एग्जांपल में बताया है कि 5 को जब 2 पर आप डिवाइड करते हो तो ये जो 2 ऊपर कोशेंट आ रहा है और नीचे जो 1 रिमाइंडर है, तो जब हम परसेंटेज करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में आएगा 1। और जब हम डिवीजन को यूज़ करेंगे, जैसे कि 5 डिवीजन 2 लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्ट अगर हम प्रिंट फंक्शन में डालेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 2। तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं? जो कि रिलेशन को चेक करते हैं, यानी कि ये एक किस्म के है ना चेकिंग ऑपरेटर भी होते हैं कि एक का दूसरे के साथ रिलेशन चेक करते हैं, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फॉल्स है, गलत है। तो ये इनका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू या फॉल्स की सूरत में आता है, यानी कि ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन, यानी कि एक चीज़ फ़लाँ चीज़ से बड़ी है या फ़लाँ चीज़ से छोटी है या फिर फ़लाँ चीज़ के बराबर है, तो है या नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? है या नहीं। तो अगर सवाल कोई पूछता है कि फ़लानी चीज़ क्या फ़लानी चीज़ से बड़ी है, तो जवाब में क्या आएगा? हाँ या ना, ये जवाब आएगा ना। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर है इनका जो होता है हमारे पास आंसर वो इसी सूरत में ही होता है। उसके बाद जो है लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये भी चेकिंग के ऑपरेटर हैं, लेकिन ये इनमें थोड़ा सा लॉजिक है। लॉजिक इस तरह से है, जो एंड है, जो इसमें हमारे पास पहले आर है। आर क्या काम करता है कि कोई एक कंडीशन जो है वो ट्रू होनी चाहिए, यानी कि किसी एक साइड पर एक चीज़ ट्रू हो। अगर सब ट्रू होती हैं तो ट्रू होगा, अगर कोई भी एक ट्रू होती है तो ट्रू होगा, और अगर सारी की सारी फॉल्ट होती हैं तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। उसके अलावा जो हमारे पास एंड है, एंड का मतलब है कि जो है हमारे पास सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, अगर कोई एक भी फॉल्ट होगी या सारी की सारी फॉल्ट होंगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। और जो नॉट है, जो ये हमारे पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, इसका मतलब होता है कि ये जो है रिजल्ट को रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू हो रहा है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू कर देगा। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमारे पास है वो इक्वल होता है, जो कि अपनी राइट साइड पे पड़ी वैल्यू को लेफ्ट साइड पर पड़े वेरिएबल में स्टोर कर देता है। और इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी कि कंट्रोल पहले सोर्स पर आता है और इसको पकड़कर डेस्टिनेशन में फेंक देता है। और उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये दोनों जो है ना 2 किस्म के होते हैं। एक प्रीफिक्स इंक्रीमेंट होता है और एक प्रीफिक्स डिक्रीमेंट होता है। तो प्रीफिक्स जो होता है ना इंक्रीमेंट, इसमें पहले इंक्रीमेंट होता है, फिर उसके बाद जो है ना वेरिएबल के साथ कोई और ऑपरेशन परफॉर्म होता है। उसके बाद जो पोस्टफिक्स है उसमें जो है ना आपके पास जब ये एक्सप्रेशन में यूज़ होता है ना पोस्टफिक्स में, तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो बाद में होता है, पहले ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है। तो इन दोनों का यही मेजर डिफरेंस है कि प्रीफिक्स में जो है ना पहले इनका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन इनके साथ अगर कोई परफॉर्म हो रहा है तो होगा, या इनिशियलाइजेशन हो रही है तो होगी, पहले नहीं होगी, पहले ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और जो पोस्ट फिक्स है इसका ये कंसेप्ट है कि पहले जो है इसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो पहले वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और उसके बाद जो है ना पोस्ट फिक्स में जो है ना इसमें इजाफा होगा। और उसके बाद कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेटर जो होते हैं। तो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इनको इसलिए कहते हैं कि इसके साथ जो एक असाइनमेंट ऑपरेटर है ये ज़रूर यूज़ होता है, और इसमें प्लस, इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल और स्लैश डिवीज़न इक्वल शामिल है। और जो है ना हमारे पास रिमाइंडर भी इसमें शामिल है, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो ये मैं अपने ब्लॉग पर मेंशन कर दूँगा। जितनी भी चीज़ें जो भी एरर वगैरह होते हैं तो वो जो है ना मैं ब्लॉग पर जो है उसको रिकवर कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये जो अपनी राइट साइड पर जो भी इनकी जो राइट साइड होगी ना, राइट साइड उसका जो लेफ़्ट साइड पर जो वेरिएबल पड़ा होगा, वेरिएबल में जो वैल्यू पहले से आ रही होगी उसका ऑपरेशन अपनी राइट साइड पे पड़ी हुई वैल्यू के साथ परफॉर्म कराकर जो रिज़ल्ट होगा उसको वापस जो है ना लेफ़्ट साइड पर पड़े वेरिएबल में
डाल देगा, यानी कि जो इसके लेफ्ट साइड पर वेरिएबल पड़ा होगा ना उसके अंदर वैल्यू को निकालेगा और उसका ऑपरेशन जो है अपनी राइट साइड पर पड़ी वैल्यू के साथ परफॉर्म करेगा और फिर दोबारा जो है ना ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट होगा उसको दोबारा लेफ्ट साइड पर पड़े जो वेरिएबल होगा जिससे वैल्यू उसने निकाली थी दोबारा उसमें पुट कर देगा। और उसके बाद जो है ना यही कंसेप्ट इन सब में यूज़ होता है। और उसके बाद आता है कंपाउंड रिलेशनल ऑपरेटर। कंपाउंड रिलेशनल ऑपरेटर में जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया है, जैसे कि एक चीज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू है या फिर लेस देन आर इक्वल टू है या फिर इक्वल टू है या नॉट इक्वल टू है। तो इसका भी जो रिजल्ट है जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर हैं उनका रिजल्ट जो है ट्रू फॉल्स में आता है। तो उसके बाद आ जाती है हमारे पास टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? टाइप कास्टिंग में जो हमारे पास ना टाइप होती है किसी भी चीज़ की, वो वेरिएबल की हो सकती है तो या फिर किसी एक्सप्रेशन की हो सकती है, किसी मसवाद की हो सकती है, तो वो चेंज हो सकती है। तो इसी में जो है ना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आ जाता है। जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है ना वो हम नहीं करते बल्कि वो करता है कंपाइलर खुद। कंपाइलर खुद जब हम एक्सप्रेशन कराते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं टू डिफरेंट टाइप्स के वैल्यूज़ को, तो उनमें जो भी वैल्यू हायर डेटा टाइप रखती है वो जो है ना जो रिजल्ट निकलेगा वो हायर डेटा टाइप वाला निकलेगा और उसकी जो डेटा टाइप है ना वो भी हायर होनी चाहिए। यानी कि जब हमने इंट प्लस फ्लोट को कराया तो इसका रिजल्ट फ्लोट वाला निकलेगा और जो ये फ्लोट वाला रिजल्ट है ये ऐसे वेरिएबल को असाइन करना होगा जो फ्लोट डेटा टाइप रखता हो। सही, तो इसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए। उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होती है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ये होती है कि आप जो है ना फ्लोटिंग आपने जो है ना एक डेटा टाइप पहले दे दी और आप उसमें जो डेटा है उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो किसी और में, तो ये आपकी मर्ज़ी है और आप इसको कर सकते हो। अगर फ्लोटिंग पॉइंट से आप इंटीजर की तरफ टाइप कास्टिंग कर रहे हो तो जो है ना तो जो है जो डेसिमल पॉइंट होगा उसको ख़त्म कर देगा और जो इंटीजर पॉइंट जो वैल्यू होगी जो इंटीजर वाला हिस्सा होगा उसको जो है ना बाहर निकाल के ये ले आएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सेंटेक्स में गलती की है, तो जो ये ब्रैकेट्स है ना छोटी ब्रैकेट्स ये आएंगी इसमें जो मतलब कि जिसमें हम टाइप कास्ट करना चाहते हैं ना, तो उनके मतलब कि ये जो इंट लिखा हुआ है यहाँ पर आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है और उसके एंड पर आपने छोटी ब्रैकेट लगानी है और उसके बाद ये जो फ्लोट लिखा हुआ है इसके जो है ना दाएं बाएं आपने जो है ना छोटी ब्रैकेट नहीं लगानी बल्कि यहाँ आपने जो है ना वो वेरिएबल लिख देना है। सही, तो हम ये प्रैक्टिकल करते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन में। तो ये थ्योरी हमारी कंप्लीट होने वाली है, जैसे ये आपका हमारा जो है ना लास्ट थ्योरी जो है ना डिस्कशन टॉपिक है। तो इसमें जो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस है कि सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म होगा। तो प्रेसिडेंस के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस है वो है नॉट की, उसके बाद जो है मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड रिमाइंडर, और उसके बाद प्लस माइनस और फिर रिलेशनल ऑपरेटर, फिर उसके बाद जो है ना इक्वल टू नॉट इक्वल टू, फिर एंड ऑपरेटर, फिर और फिर आखिर में जो है ना असाइनमेंट। तो इसमें सबसे जो है ना इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक तो जो है नॉट और दूसरा है इक्वल। यानी कि इक्वल वो ऑपरेटर है, इक्वल का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो वाला ऑपरेटर है जो बिल्कुल आखिर में सॉल्व होता है। तो हमारा ये जो थ्योरी का सेशन था ये कंप्लीट हो चुका है, तो हम जो है ना इसको देखेंगे अब प्रैक्टिकल सेशन में। तो मैं आ जाता हूँ अपने प्रैक्टिकल सेशन के लिए इम्बार्केट्रा डेव C++ में। तो इम्बार्केट्रा डेव C++ में मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं, अब इसके नीचे जो है ना मैं 1 बाय 1 कोड को लिखूँगा। तो सबसे पहले हम लोग इंक्लूड करते होते हैं प्री डायरेक्टिव। प्री डायरेक्टिव वो हदायत हैं जो कि हम पहले ही कंपाइलर को प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि वो हदायत हमारे आगे कोड में यूज़ होनी होती हैं। तो मैं जल्दी से हेडर फाइल जो है इंक्लूड कर लेता हूँ। तो इंक्लूड stdio.h, उसके बाद हैश इंक्लूड con.io.h, और ये हमारी जो है ना 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड हो गई हैं। तो अब जो है मैं हर टॉपिक के नीचे जो है ना एक वाइड मेन फंक्शन बनाऊंगा क्योंकि हमें इन 2 लाइब्रेरीज और वाइड मेन फंक्शन यानी कि मेन फंक्शन की ज़रूरत होती है। उसकी रिटर्न टाइप लाजमी नहीं कि वाइड हो, इंट भी हो सकती है। तो जो है ना
मैं वेरिएबल के नीचे जो फंक्शन लिखूंगा वो अलग होगा, और उसके बाद मैं उस फंक्शन को कमेंट कर दूंगा, और फिर जो है ना निचले टॉपिक में जो है ना एक नया फंक्शन वाइड वाला वाइड मेन का बनाऊंगा। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि आपने कोड को समझना है कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। और उसके अलावा जो है ना मैं 3 चीज़ों का यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो आपने जो है ना उन चीज़ों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना और आपने परेशान नहीं होना। जो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख रहे हुए हैं जस्ट आपने उन्हें ही समझना है, उनके जो रिजल्ट हैं उनको देखकर जो है ना अपने क्वेश्चन को क्लियर कर लेना है। और जो 3 चीज़ें जो मैं यूज़ करूँगा वो एक तो प्रिंट का फंक्शन है, जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे डिटेल से। और उसके बाद जो है मैं इफ़ का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैंने आपको रिलेशंस के बारे में समझाना है, रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। और उसके बाद जो है मैं साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो ये 3 चीज़ें मैं यूज़ करूँगा। तो जो है चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर मैं फंक्शन बना लेता हूँ वाइड और मेन। तो इसमें हमने देखना है वेरिएबल। तो वेरिएबल में क्या क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। एक तो उसकी टाइप होती है, जो कि आप कोई भी रख सकते हो, एक इंट टाइप होती है। उसके बाद उसका वेरिएबल का नाम होता है var1, और इसको आप कहते हैं डिक्लेरेशन। ये हो गई हमारी डिक्लेरेशन। और var1 इक्वल टू 2, तो ये हो गई हमारे पास इनिशियलाइजेशन। और इसी तरह जो है हमारे पास एक होती है फ्लोट। तो फ्लोट हमारे पास जो है इसमें var2, और इसमें जो वैल्यू आएगी वो 2.2। और फिर इसमें जो है तो वैल्यू, पहले मैं डिक्लेरेशन, इसको कहते हैं डिक्लेरेशन और विद इनिशियलाइजेशन इसको हम कह देते हैं। और इस तरह, और उसके बाद जो 4 होता है इसको जो है हम इस तरह करेंगे ch और इक्वल टू मैं लिख देता हूँ 1। तो उसके बाद जो है मैं एक स्ट्रिंग का कंसेप्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, उसके लिए st इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ यासिर कोडिंग हैक्स। सही। तो ये जो है हमने, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो st है ये हमने लिखा है, तो फिर ऊपर वाले में और नीचे वाले में फ़र्क क्या रह गया। तो ये हमने गलती की है। और यहाँ पर हमने अरे की तरह यहाँ पर हमने इन ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। और यहाँ पर जो है हम लिमिट्स दे देंगे, मैं दे देता हूँ 20। तो अब ये क्या हुआ है, अब इसके पास कितनी मेमोरी है, अब इसके पास मेमोरी है 20 बिट। 20 बिट इसके पास, बिट नहीं 20 बाइट्स, यानी कि जो 4C था ना, जो 4CH था, इसके पास क्या था 1 बाइट था। और जो मैंने 20 किया तो ये हो गया इसके पास 20 बाइट। अब 20 बाइट में बहुत ज़्यादा करैक्टर्स आ सकते हैं, तो जो है ना आसानी से ये डिस्प्ले कर लेगा। तो वेरिएबल को इस तरह बनाया जाता है और इनिशियलाइज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने पहले इंट का वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद फ्लोट का वेरिएबल बनाया, फिर उसके बाद 4 का वेरिएबल बनाया, और फिर मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया कि स्ट्रिंग को हम कैसे लिखते हैं, कैसे इनिशियलाइज़ करते हैं। तो ये अब इनको मैं डिस्प्ले करा के आपको चेक कराता हूँ कि जो है ना हमारा प्रोग्राम सही तरीके से रन किया है। तो मैं जो है ना पहले F11 प्रेस करूँगा और देखूँगा कि कोई एरर नहीं है। इससे भी शो हो जाता है कि जो है ना हमने जो भी लिखा वो सही लिखा। लेकिन जो है मैं आपको आउटपुट निकाल कर दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट F, और इसमें जो मैं है फॉर्मेट स्पेसिफायर डी दे देता हूँ। ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस किस्म का जो है ना आपने डेटा डिस्प्ले कराना है उस किस्म का आपने फॉर्मेट स्पेसिफायर देना है। और उसके बाद जो है ना आपने कॉमा लगाकर जो है ना वेरिएबल का नाम लिख देना है var1। और फिर ये इसी तरह मैं कंट्रोल E प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो है ना 3 और प्रिंट स्टेटमेंट आ गए हैं। तो इसमें मैं चेंज कर दूँगा F, और ये फ्लोट के लिए, और ये 4 के लिए, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है स्ट्रिंग के लिए। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है मेरा var2 है, और यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो ch है, और यहाँ पर जो मेरा वेरिएबल है वो मेरे पास st है। तो अब हमें आउटपुट शो होगी। तो आउटपुट के लिए हम जो है ना F11 प्रेस करते हैं, तो हमारे पास जो है पहले 2 प्रिंट हुआ, फिर 2.2। तो इसके बाद यहाँ मैं /n जो है ये एक एस्केप सीक्वेंस है जो कि न्यू लाइन पर मूव कर देता है, जिससे जो है आपको अच्छे वे में नज़र आएगा कि किस तरह मेरी आउटपुट शो हुई है।
तो अब मैं F11 प्रेस करता हूँ तो आपको पता चलेगा कि पहले आप हमने इंट प्रिंट किया 2, फिर उसके बाद जो है ना 2.20000, तो ये 00 ना खुद लगा देता है, यानी कि जो पॉइंट के बाद जो है ना 6 डिजिट ये खुद से लगा देता है। तो जो 6 डिजिट है इनको काबू करने के लिए हम यहाँ .2 लिखेंगे या फिर .1 से काम चल जाता है हमारा। .1 लिखकर जो है ना हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारे पास पहले 2 आया, फिर 2.2 आया, फिर 00 नहीं आई हमारे पास, फिर उसके बाद Y आया, फिर यासिर कोडिंग हैक्स। तो जो है ना हमारा कोड सक्सेसफुली रन कर गया है। तो आपको पता चल गया कि जो है ना डिक्लेरेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है। उसके बाद मल्टी जो है ना वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। मल्टी डिक्लेरेशन जो है वो इस तरह होती है कि आपने कॉमा लगाना है और फिर var 3 और फिर var 4 और फिर var 5। तो इस तरह के जो है ना आपने वेरिएबल बना दिए। तो ये क्या हो गया कि ये आपकी डिक्लेरेशन हो गई, मल्टी डिक्लेरेशन। उसके बाद जो है मल्टी डिक्लेरेशन के अलावा मल्टी इनिशियलाइजेशन, तो उसमें यह है कि आप इक्वल कर देते हो, वैल्यू असाइन कर देते हो। जैसे कि मैं इसको नहीं करता बल्कि इनको करना है, तो इनको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ, इसको भी मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ और इसको भी मैं जो है ना वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये वैल्यूज़ मैंने असाइन कर दी हैं। तो मैं F11 प्रेस करता हूँ तो मुझे कोई एरर देखने को नहीं मिला, मेरा कोड ठीक है, सक्सेसफुली रन कर रहा है। मैंने आपको दिखा दिया कि डिक्लेरेशन कैसे होती है, मल्टी डिक्लेरेशन कैसे होती है, इनिशियलाइजेशन कैसे होती है और मल्टी इनिशियलाइजेशन कैसे होती है। तो आपको वेरिएबल की समझ आ गई होगी। तो आपने जो है ना ये प्रिंट के फंक्शन पर इतना ज़्यादा गौर नहीं करना। और ये है कि यहाँ भी आप जो है ना मल्टी यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल, लेकिन ये है कि 1 बाय 1 इसकी जो है ना वो भी देनी पड़ेगी। जैसे कि मैं जो है ये इसी को एक लाइन में कर सकता हूँ, var 2 var 3 एंड var 4 एंड var 5 एंड उसके बाद जो है ch, फिर उसके बाद st। तो इस तरह करने के बाद जो है मैं जो है d, फिर उसके बाद /n, फिर %d, फिर उसके बाद /n, फिर उसके बाद %d। तो ये मेरे पास %d 1 2 3 4, तो एक और हमें लगाना है %d। तो ये 1 बाय 1 जो है ना इस हिसाब से देखेगा कि ये जो है %d इंटीजर के लिए है, पहले वेरिएबल के लिए, फिर दूसरा इंटीजर दूसरे वेरिएबल के लिए, तीसरा इंटीजर स्पेसिफायर तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पाँचवें के लिए। फिर उसके बाद जो है ना मैं कर दूँगा जो है हमारे पास 4, फिर उसके बाद मैं कर दूँगा हमारे पास जो है %s, और फिर नीचे वाली वैल्यू इसको मैं रिमूव कर दूँगा और मैं अब रन करूँगा। तो ये हमारा जो था ना कोड वो सक्सेसफुली रन कर गया है। तो इसमें ये है कि जो हमारे पास पहले आया 2 और दूसरी वैल्यू जो है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास सही नहीं आई। क्योंकि हमने जो है ना जो हमारा दूसरा वेरिएबल था वो इंटीजर नहीं है बल्कि वो है हमारा फ्लोट। तो फिर हमने यहाँ पर मिस्टेक की कि जो स्पेसिफायर जो हमने देना था वो हमने देना था f वाला, तो फ्लोट वाला देना था। तो हमने यहाँ f लिखा और इसको हम क्लोज कर देंगे और दोबारा से रन करेंगे। तो इस बार जो हमारा प्रोग्राम रन होगा तो ये हमें कोई भी मसला नहीं दे रहा, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, इस पर हम जो है ना बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो इसके बाद जो है ना मैं आपको साइज़ दिखा देता हूँ डेटा टाइप्स की। तो इसके लिए जो है मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और कमेंट करने के बाद जो है इस टॉपिक पर हम आते हैं और यहाँ पर आप बना लेते हैं वाइड और मेन, और इसके बाद मैं इसमें जो है ना प्रिंट f, और प्रिंट f में मैं जो है इसका लिखूँगा फॉर्मेट स्पेसिफायर दूँगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर d दूँगा और फिर /n, और फिर जो है कॉमा के साथ मैं साइज़ ऑफ, और इसमें जो ऑपरेंड है उसको मैं दे दूँगा इंट। तो इस तरह मैं इसको जो है ना इस तरह कर दूँगा और इसमें मैं लिख दूँगा फ्लोट, और इस पर मैं लिख दूँगा 4, और इसमें मैं लिख दूँगा लॉन्ग, और इसी तरह मैं नीचे एक और लाइन क्रिएट करके मैं इसमें लिख दूँगा डबल। सही हो गया। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आ गया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो इंट है
वो कितनी बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है, यानी कि ये 2 बाइट नहीं ले रहा बल्कि 4 बाइट ले रहा है। तो ये कंपाइलर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी बाइट लेता है। तो ये 2 बाइट भी ले सकता है और ये जो है ना 4 बाइट भी ये 4 बाइट लेता है। इस कंपाइलर में जो है ना ये 4 बाइट ले रहा है। और अगर मैं यहाँ इसको शॉर्ट लिख दूँ तो फिर अगर मैं इसको रन करूँ तो जो शॉर्ट है वो लेगा हमारे पास, वो हमारे पास लेगा, वो हमारे पास 2 बाइट लेता है। यानी कि जो शॉर्ट है वो हमारे पास 2 बाइट लेगा और जो इंट है वो हमारे पास 4 बाइट लेगा डेव सी प्लस प्लस में, इम्बारकेड्रा डेव सी प्लस प्लस में। और जो फ्लोट है वो 4 बाइट लेगा, 4 1 बाइट लेगा, लॉन्ग 4 बाइट लेगा और जो डबल है वो 8 बाइट लेगा और जो लॉन्ग डबल है वो आई थिंक 10 बाइट लेगा। तो लॉन्ग डबल का देख लेते हैं, कंट्रोल दबा के ई और इसमें मैं लिख देता हूँ लॉन्ग डबल। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये 16 बाइट लेता है, 16 बाइट, सॉरी मेरा अंदाज़ा गलत था, ये 10 बाइट नहीं लेता बल्कि 16 बाइट लेता है इस कंपाइलर में। तो ये तो हो गई हमारे पास साइज़ जो है ये मैंने आपको बताया है इसका फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या था जी, इसका फार्मूला ये था कि आपने 2 की पावर n बिट्स, 2 की पावर n बिट्स लिखेंगे तो इसकी पूरी की पूरी रेंज आ जाएगी। अगर ये अनसाइंड डेटा टाइप है यानी कि ये माइनस की वैल्यू को स्टोर नहीं करता तो फिर तो वो पूरी 0 से लेकर उस रेंज तक वैल्यू स्टोर करेगा। और अगर वो जो है ना उस वैल्यू जो है ना अगर माइनस में है तो फिर उसको हम माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो जो है ना उसकी जो है ना लोअर होगी, लोअर फ्लो जो है ना लिमिट होगी और जो अपर फ्लो लिमिट होगी उसमें से जो है ना एक माइनस कर लेंगे तो वो अपर पॉजिटिव वाली अपर फ्लो लिमिट बन जाएगी। सही, तो इसको अब हम कर लेते हैं कमेंट। तो ये आपको समझ आ गई, आपको मैंने दिखा दिया कि किसकी कितनी बाइट्स हैं। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में मैं आपको सबूत देता हूँ। तो सबूत मैं इस तरह देता हूँ कि मैं वॉइड और मेन का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और उसमें जो है मैं शॉर्ट और वार इज इक्वल टू जो है शॉर्ट है ना ये 2 बाइट लेता था ना, तो इसका फार्मूला क्या था, इसका फार्मूला था कैलकुलेटर जो है इसको मैं यहाँ से जो है ओपन करके दिखाता हूँ। 2 की पावर कितनी थी, तो ये n बाइट्स यानी कि 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट। तो ये अब इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पर, तो ये तो मैंने जो है ना 32,800 देता हूँ तो क्या होगा, 32,000 मैंने 800 दिया, 32,800। तो ये अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रन हो गया है। तो ये रन क्यों हो गया है, 32,100। तो जो है अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ में मैं परसेंटेज डी और इसमें मैं लिख देता हूँ वार। तो ये डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन ये कर रहा है माइनस में। वही तो मैं भी सोचूं कि ये कैसे कर सकता है, यानी कि ये जो प्लस में लेगा ना, प्लस में ये कहाँ तक लेगा, ये लेगा हमारे पास F11 प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास ले रहा है, हाँ ठीक हो गया। जो इसकी जो है ना ये माइनस में चला गया है, ये जो है अपनी अपर लिमिट को जब क्रॉस करेगा तो ये माइनस में जा रहा है, एरर नहीं दे रहा, हालांकि इसको एरर देना चाहिए। तो मैं इसको और वैल्यू देकर देखता हूँ कि क्या ये अब एरर देगा। तो अब ये एरर दे रहा है, तो ये एरर कौन सा दे रहा है, तो ये जो है एरर दे रहा है ओवरफ्लो का, यानी कि हमने जो है ना प्लस में बहुत सारी वैल्यू को बढ़ा दिया है। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो है ना जब इसकी अपर लिमिट क्रॉस होगी तो ओवरफ्लो का एरर आएगा। तो ये कोई एरर सिंटैक्स का नहीं है, ये इसकी मेमोरी का है कि जो चीज़ आपने इंटर कर दी है वो इसकी कैपेसिटी में नहीं है। तो इस तरह जब हम इसको माइनस में कर देंगे, जैसे कि मैंने आगे इसको माइनस लगा दिया, तो फिर क्या होगा, फिर भी एक एरर प्रोड्यूस होगा और वो होगा माइनस में। तो ये तो होना चाहिए अंडरफ्लो एरर। तो ये अंडरफ्लो एरर क्यों नहीं दे रहा, तो पहले इसको कर लेते हैं इंट डेटा टाइप कर देते हैं इसकी इंट। तो अब इसको हम रन करते हैं तो जो है कि हमारे पास जब हम इसको, तो ये हमारे पास एरर आ गया है। तो इसको भी ये दे रहा है, तो ये क्यों दे रहा है यार, इसको देना तो नहीं चाहिए। बहरहाल जो है ना जो हमारे पास अंडरफ्लो है ये
ये भी एक किस्म का एरर है। जब आप जो है ना इसकी जो है लोअर लिमिट को क्रॉस करते हैं तो ये एरर प्रोड्यूस होता है। तो जो है इसको अगर मैं इनिशियलाइज ना करूं और जो है नीचे इसको इनिशियलाइज करूं तो क्या पता ये काम करे। इसको जो है ना मैं ओवरफ्लो है तो ओवरफ्लो, उसके बाद इसमें तो एरर भी है और इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता। तो बहरहाल ये एरर देगा, ओवरफ्लो या अंडरफ्लो देगा, ओवरफ्लो करेगा या फिर अंडरफ्लो करेगा। सही। तो कंसेप्ट आपका ये होना चाहिए कि जो है ना बुक्स में यही है कि ओवरफ्लो वो वाला एरर है जो कि जब आप किसी की हद से ज़्यादा जो है ना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी से ज़्यादा जब आप उसको इनपुट दोगे तो वो जो है ना क्या करेगा, एरर प्रोड्यूस करेगा और वो ओवरफ्लो होगा। और जब आप इसकी मिनिमम रेंज से जब आप नीचे जाओगे तो फिर ये जो एरर प्रोड्यूस करेगा वो होगा, वो हमारे पास होगा अंडरफ्लो। तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम क्या देखेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर में जो है ना हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो मैं वॉइड मेन और उसके बाद जो है मैं प्रिंट करता हूँ एफ और इसमें जो है ना डी कर देता हूँ और इसमें मैं एक्सप्रेशन दे देता हूँ, जैसे कि मैं 3+2 एंड फिर जो है ना इसको मैं अब जो है इसका माइनस और इसका मल्टीप्लाई, तो उसके बाद जो है इसका डिवीज़न और इसका मैं कर देता हूँ परसेंटेज। तो जब प्लस होगा तो 5 आएगा। 5 क्या है, वो है जी एक हमारे पास डिजिट, वो हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो जो है ना इसकी आउटपुट हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद जो है माइनस में हमारे पास 1 आएगा, तो 1 डेसिमल है तो उसकी भी आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो भी इसी तरह आएगा, तो हमारे पास जो है ना आउटपुट अच्छे से डिस्प्ले हो जाएगी। और जो है जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा 1, और जब रिमाइंडर होगा तो रिमाइंडर में भी क्या आएगा हमारे पास 1। दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन मैं जो है ना आपको यहाँ से 5 करके शो करके देता हूँ कि यहाँ 1 आएगा और जहाँ 1 आएगा यहाँ बल्कि मैं 5 कर देता हूँ, तो रिजल्ट ताकि डिफरेंट हो, आपको सही से समझ आए। तो पहला 5 हुआ, दूसरा माइनस में 1 हुआ, फिर उसके बाद 6 और फिर उसके बाद 2 हुआ। डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा, लेकिन ये ऑपरेटर जो है ये क्या रिटर्न करता है, क्वेश्चन रिटर्न करता है। तो दूसरा रिमाइंडर रिटर्न करता है, रिमाइंडर में 1 आया था तो 1 जो है ना वो डिस्प्ले हो गया। तो यही बस समझाना था। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की आपको समझ आ गई, बस ये थोड़े से थे ट्रिकी। उसके बाद जो है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में जो है ना हमारे पास लेस दैन और ऐसे ऑपरेटर आ जाते हैं। तो इसमें जो है ना ट्रू फॉल्स मतलब कि कोई ना कोई कंडीशन होगी, जैसे कि इफ़ होता है तो इसके अंदर जो है ना कंडीशन होती है कि जो है 4 है क्या वो बड़ा है 5 से। अगर 5 से बड़ा है तो क्या हो, जो है ये फंक्शन बना लेते हैं वाइड मेन एंड उसके बाद इफ़ और कंडीशन के अंदर जो है मैं लिखूँगा कि 5 क्या बड़ा है 3 से। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्रिंट एफ कर दे यस फर्स्ट इज ट्रू। और उसके बाद इफ़ अगर जो है 4 इक्वल टू 3 है तो कंडीशन चले प्रिंट एफ और यस सेकंड इज ट्रू। और उसके बाद इफ़ इसके अंदर जो है कोई भी स्टेटमेंट जैसे कि 5 नॉट इक्वल टू 5, तो फिर जो है प्रिंट एफ जो है वो चलेगी यस थर्ड इज ट्रू। सही। तो अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो हमारे पास कोई एरर नहीं आया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ें चली हैं। तो पहले हमारे पास चला यस फर्स्ट इज ट्रू,
फिर यस थर्ड इज़ ट्रू, यानी कि हमारे पास एक फास्ट चला है जो कि ये 4 जो है वो 3 से बड़ा है, तो यानी कि ट्रू है। जब ये ट्रू है तो नीचे वाली स्टेटमेंट चल गई। और फिर चेक हुआ कि जो 4 है क्या वो 3 के बराबर है, नहीं वो 3 के बराबर नहीं है, इसलिए जो है ना इसके नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चली। तो जो इफ़ है क्या 4 इक्वल नहीं है 5 के, तो यस ये इक्वल नहीं है, तो फिर ये वाली स्टेटमेंट चल गई हमारी थर्ड वाली। तो याद रहे कि जो इफ़ है इसके अंदर अगर नीचे एक स्टेटमेंट है तो ये वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगर एक से ज़्यादा है तो उसको हमने ब्रैकेट्स के अंदर डालना होगा। तो इस पर हम जो है ना आगे बात करेंगे। फिलहाल जो है आपको जो बताना था कि जो है ना इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू फॉल्स में आता है, और वो जो ट्रू फॉल्स हैं वो कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज़ होते हैं, जैसे कि इफ़ हो गया, वाइल हो गया, जितने भी कंडीशनल लूप हैं और कंडीशनल जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं तो उनमें जो है ना रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होते हैं। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है कि आपके पास जो कंडीशंस हैं, आपके पास, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, तो ये हो गया कमेंट। और लॉजिकल में जो है मैंने वाइड और फिर मेन, और मेन में जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ क्या होगी। इफ़ में जो है मैं यूज़ करूँगा ट्रू एंड ट्रू, और इसी तरह जो है ना मैं इसको इस तरह काटूँगा। तो ये क्या है कि जब ट्रू होगा, जब ट्रू होगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। जब ट्रू होगा तो रिज़ल्ट ट्रू आएगा, और जब ट्रू फॉल्स होगा तो रिज़ल्ट फिर भी ट्रू आएगा, और जब फॉल्स होगा तो फिर क्या आएगा रिज़ल्ट, फिर रिज़ल्ट आएगा हमारे पास फॉल्स। तो जब फॉल्स होगा तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा और नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी, यानी कि ये इन दोनों के जो नीचे स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो चलेगी। जैसे कि मैं प्रिंट एफ इसके अंदर लिखता हूँ फर्स्ट, और इसी तरह सेकंड में जो है ना मैं प्रिंट एफ और फिर लिखता हूँ सेकंड, और फिर इसी तरह मैं थर्ड के नीचे लिखता हूँ प्रिंट एफ और ये थर्ड। तो यहाँ हमें स्टेटमेंट टर्मिनेटर ज़रूर लगा लेने हैं, और ये हो गया। तो अब मैं इसको जब रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है एरर। और वो एरर क्या है, तो एरर हमारे पास है कि इसके अंदर जो हमने यूज़ किए हैं इनपुट, कहाँ हमने इनपुट यूज़ की। तो बहरहाल यार इसको जो है ना इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ कि 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 2 इक्वल टू 2, और ये चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 इक्वल टू 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 इक्वल टू 1। तो ये फॉल्स है, ये ठीक है, तो इनमें मैं जो है ना दोनों ही फॉल्स दूंगा। तो 1, तो अब मैं रन करता हूँ तो हमारे पास फिर भी एरर आ रहा है। तो एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, तो एरर हमारे पास आ रहा है, एरर हमारे पास क्यों आ रहा है, वाइड में मैंने कहीं भी कोई गलती नहीं की, सब कमेंट है। हाँ सही हो गया। तो यहाँ हमने इसको कमेंट करना भूल गए, बहुत बड़ी गलती कर दी हमने, और इसने हमें माफ़ नहीं किया, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो मैं जो है ना F11 प्रेस करता हूँ तो जो है मेरे पास फर्स्ट एंड सेकंड आ गया। तो पहले वाला मेथड भी मेरा ठीक था, मैंने सोचा कि शायद जो है ना कोई गड़बड़ हो, तो मैंने जो है ना इस मेथड को फॉलो किया। बहरहाल 1 के इक्वल है तो ये ट्रू है, और जो 2 है वो 2 के इक्वल है तो ट्रू है। जब ट्रू होगा तो ट्रू रिटर्न होगा और नीचे वाला स्टेटमेंट चल जाएगी। और जब 1 के इक्वल है लेकिन जो है ना 2 1 के इक्वल नहीं है, तो एक फॉल्स है दूसरी ट्रू है, तो फिर भी दूसरी कंडीशन चल गई, लेकिन थर्ड वाली नहीं चली क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं, ना 1 2 के इक्वल है ना 2 1 के इक्वल है। तो जो है ना इसका जो आउटपुट है वो आएगी रॉन्ग। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, इसको मैं कर देता हूँ Ctrl+C, और फिर नीचे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ कमेंट। और कमेंट करने के बाद जो है यहाँ पर जो है मैं इसको ऐड लगा देता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं ऐड लगा देता हूँ,
और यहाँ भी मैं एंड लगा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट चली। फर्स्ट क्यों चली, दूसरी क्यों नहीं चली? क्योंकि ये ट्रू है, 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है, ट्रू है तो ये चल गई फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन दूसरी नहीं चली क्योंकि एक फॉल्ट है, एक भी नहीं फॉल्ट होनी चाहिए। जब एंड आएगा तो सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए, वरना फॉल्ट होगा, नीचे वाली स्टेटमेंट नहीं चलेंगी। और जब दोनों ही फॉल्ट होंगी तो जाहिर सी बात है फिर तो वो फॉल्ट ही करेगा। तो ये है कंसेप्ट एंड का। तो इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट, और उसके बाद हम चलते हैं नॉट की तरफ। तो नॉट क्या है जी, नॉट जो है इफ़ कंडीशन हो जाती है, इफ़ जो है नॉट, इफ़ नॉट एंड कंडीशन 1 2 इज इक्वल टू 2 और प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फर्स्ट, और फिर इफ़ लगाता हूँ और इसमें मैं डालता हूँ नॉट, और जो है 2 3 इज इक्वल टू 2, और इसका जो है मैं लिखूँगा प्रिंट एफ, और इसके अंदर लिखूँगा सेकंड, और सेकंड, और फिर जो है एंड पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है, और फिर जो है ना F11 प्रेस करना है। तो क्या हुआ, हमारे पास सेकंड चली, फर्स्ट नहीं चली। फर्स्ट की हालांकि कंडीशन ठीक थी लेकिन सेकंड की रॉन्ग थी, लेकिन फिर भी जो है सेकंड चली, फर्स्ट नहीं चली, क्योंकि इसका कंसेप्ट है कि ये रिवर्स कर देता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसको फॉल्स करेगा, और जब फॉल्ट एंड पर रह गया तो इफ़ नहीं चलेगी पहले वाली, क्योंकि कंडीशन अंदर ट्रू थी और बाहर नॉट ने उसे फॉल्ट कर दिया तो नीचे वाली फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं चली, प्रिंट जो करना था इसने फर्स्ट। और फिर जो सेकंड थी वो रॉन्ग स्टेटमेंट थी, लेकिन जो है ना नॉट ने उसे ट्रू कर दिया और सेकंड प्रिंट हो गया। तो ये नॉट का कंसेप्ट है। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और अब हम आ जाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब हम ऊपर चेक कर लेते हैं, जो हम इसको अब पहले वाली गलती को बिल्कुल भी नहीं दोहराएंगे, और ऊपर वाले सारा कोड चेक कर लेंगे कि हमने कहीं से कोई अनकमेंट तो नहीं छोड़ दिया। तो अब हम यहाँ पर एक और वाइड मेन फंक्शन बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे ए, पहले हम लिखेंगे इंट ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1। तो ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दी, और उसके बाद जो है ना हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को देखना है। तो पहले हमने ए, फिर उसके बाद प्लस, और फिर इक्वल, और फिर मैंने रख दिया इसके अंदर 3, तो ये हो जाएगा 4, और ये प्रिंट कर देंगे हम इसको हम प्रिंट कर देंगे ए को मैंने प्रिंट कर दिया। तो ए में क्या हुआ कि पहले जो ए था, ठीक है, ए में क्या आ रहा था 1 प्लस 3 किया 4 हो गया, 4 को क्या किस में फेंक दिया, ए में फेंक दिया। अब ए में क्या आ गया 4 जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद जो है हम जो है ए माइनस इक्वल टू 1, तो 4 चूँकि इसमें है, ठीक है, तो 4 में से क्या एक माइनस होगा, तो वो ए को फिर असाइन हो जाएगा, और फिर इसमें क्या आ जाएगा 3। तो ये जो प्रिंट करेगा इसकी आउटपुट होगी 3 इसकी आउटपुट होगी। तो फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मैं ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 3। तो अब ए में क्या आ रहा है 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा 9, और 9 किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा ए को। तो उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ, तो ये क्या डिस्प्ले करेगा, ये डिस्प्ले करेगा 9 को। तो 9 जो कि डिजिट है, तो फिर जो है ना इसकी जो फॉर्मेट है वो टी है। तो जो है उसके बाद हमने ए, उसके बाद डिवाइड एंड इक्वल, बल्कि ये नहीं करते, बस इतना बहुत है। आपको जो है ना कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाना है, तो इतना सारा लिखूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अपलोडिंग में बहुत सारा टाइम लगता है, तो जो है ना बेसिक मकसद आपको कंसेप्ट समझाना है। तो इसको हम रन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहले इसमें 1 था, जब 1 में 3 प्लस होगा तो 4 हो जाएगा, और जहाँ पर 4 डिस्प्ले होगा तो 4 डिस्प्ले हो गया। तो फिर अब इसमें क्या था 4, अब 4 में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर ये दोबारा जो रिजल्ट होएगा ना 3, वो किसको इनिशियलाइज हो जाएगा, वो हो जाएगा ए को। फिर अब ए में क्या आ गया 3 फिर क्या हो गया डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले होने के बाद जो है ना 3 अब किस में है, ए में, ए के साथ जो है ना ए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हुआ, और फिर 9 रिजल्ट जो है इसको ए को फिर इनिशियलाइज हो गया, और फिर जो है ना 9 अब इसके अंदर वैल्यू थी, तो इसने जो है ना 9 को प्रिंट कर दिया। तो 4 3 9 हमारी आउटपुट है। तो आपको समझ आ गई होगी कि जो है ना इसका कंसेप्ट असल में क्या है। तो जब आपको इसकी समझ आ गई तो आपको बाकी सब की भी समझ आ जाएगी।
तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, और ये सारा का सारा कोड आपको मिल जाएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम कंपाउंड रिलेशनल ऑपरेटर्स को देखेंगे। कंपाउंड रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, यानी कि ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, नॉट, और जो है ना इसके साथ ये है कि साथ इक्वल का ऑपरेटर भी लग जाता है। इनके दो ऑपरेटर यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना कंपाउंड रिलेशनल ऑपरेटर्स का नाम दिया है। तो इसमें जो है वाइड आ जाता है, मैं फंक्शन बनाता हूँ और फिर उसमें जो है ना 1 बाई 1 जो है हम देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को, और रिलेशनल ऑपरेटर में 1 बाई 1 हम इफ़ की कंडीशन यूज़ करेंगे। तो इसमें मैं देखूँगा 1 लेस दैन और इक्वल टू 2 3 ये जो भी है, तो प्रिंट कर दे फर्स्ट, तो फर्स्ट प्रिंट कर दें, और फिर जो है इसके अंदर 2 लेस दैन और इक्वल टू 4 एंड जो है ना प्रिंट करते हैं हमारे पास जो है सेकंड। तो उसके बाद इफ जो है 3 नॉट इक्वल टू 4, तो प्रिंट कर दें थर्ड। तो अब इसको मैं जब रन करूँगा तो हमारे पास एरर आया। एरर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एफ़ नहीं लिखा, तो एफ़ लिखना था और यहाँ पर भी एफ़ लिखना है। तो ये अब मैंने रन किया तो रन हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया। हमारे पास कौन सी चीज़ें चली, एक सेकंड और एक थर्ड। फर्स्ट क्यों नहीं चली, क्योंकि जो एक है वो बड़ा नहीं है और ना ही इक्वल है 3 के, तो फिर जो है ना ये नहीं चली। जबकि जो है ना 3 छोटा है 4 से, और इसमें जो है ना एक किस्म का जो आप समझ लें इसके अंदर और लगा हुआ है। आपने इसको पढ़ना भी इस तरह है कि या तो ये जो 1 है वो 3 से बड़ा हो या इक्वल हो, यानी कि इसके या का मतलब यानी कि और बड़ा हो या इक्वल हो, उसके अलावा छोटा हो 3 या फिर बराबर हो। और नॉट का मतलब तो नॉट नहीं, जो है ना 3 नहीं इक्वल है 4 के, तो बिल्कुल ये ठीक बात है। तो ये जो है ना इस तरह काम करते हैं। तो इसको मैं कर देता हूँ कमेंट करने के बाद टाइप कास्टिंग में आपको पता है कि जो है ना रिज़ल्ट हमारा चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं ना एक वाइट मेन और जो है इसमें तो इसमें जब मैं इंट की एक टाइप दे देता हूँ 12 और फिर फ्लोट, तो आप जो फ्लोट और इंट इनका जो साइज़ था वो तकरीबन सेम था। तो मैं जो है ना इसको कर देता हूँ डबल। तो उसके बाद जब मैं जो है ना जो भी आप मैं इसको मतलब कि आप मेरी जो अब जो है ना ये चेंज इस तरह होगा कि जो डबल का वेरिएबल है ना, तो इंट का वेरिएबल 1 है और जो डबल का वेरिएबल वार 2 है, तो इनका जो सम होगा वो कौन सी टाइप का होगा, वो होगा डबल का। तो ये कंसेप्ट आपने रखना है कि जो वार 3 है वो डबल का होना चाहिए, क्योंकि बड़ी जो है डेटा टाइप वो है डबल की। तो ये आपने खुद ख्याल रखना है, क्योंकि काम जो है वो आपका नहीं है, ये काम जो है ये कंपाइलर खुद परफॉर्म करता है, हम नहीं करते। तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब इसको हम रन करते हैं तो बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया है। और अगर हम ऐसा नहीं करते बल्कि इसका जो है ना मैं इंट रख देता हूँ तो क्या होगा, तो फिर भी ये रन हो गया है। लेकिन मैं आउटपुट दिखाता हूँ आपको कि आउटपुट क्या आती है। तो जब मैं इसको प्रिंट एफ में लगाऊंगा डी और फिर इसमें जो है वार 3 करूँगा, तो जो मुझे देखने को मिलेगा वो रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो है हमारे पास जो है इस तरह आ जाएगा। तो हमें जो रिज़ल्ट सही चाहिए तो हम जो है इसको डबल वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डबल या फिर फ्लोट, फिर आप इसको फ्लोट कर लो, फ्लोट करोगे, फिर उसके बाद जब है ना आप यहाँ पर एफ़ करोगे तो यहाँ पर आप फ्लोट कर लोगे तो आपका रिज़ल्ट जो है ना सही डिस्प्ले होगा। सो रन करता हूँ तो देखो ये अब रिज़ल्ट हमारा ठीक आया है। तो पहले भी रिज़ल्ट यानी कि एरर नहीं आएगा, लेकिन जो है ना आपका रिज़ल्ट में जो है ना वेरिएशन होगी। तो आपने जो है ना इस चीज़ को देख लेना है ताकि हमारा रिज़ल्ट अपने रिज़ल्ट के हिसाब से। उसके बाद जो है ना एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, ये कौन सी टाइप कास्टिंग होती है, ये हम खुद करते हैं। मतलब कि हमने जो है ना एक फंक्शन बना दिया है मेन, और उसमें जो है ना हमने इंट नहीं बल्कि फ्लोट, और फिर उसके अंदर जो वार था वो हमने किया इक्वल टू, ठीक हो गया,
तो ये हमारा जो है ना फ्लोट का वेरिएबल बन गया। तो अब हम चाहते हैं कि जो इंट है उसका जो var2 है वो इक्वल टू है 2 के। तो अब हम जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आ जाए, इंट में आ जाए, तो इंट var3। तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि हम जो है ना फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर इंट लिखेंगे और फिर साइड पे जो है ना हम इसको लिख देंगे var1 लिखने के बाद हम प्लस प्लस और फिर var2। तो इस तरह करने के बाद जब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ में जो है ना कंट्रोल डी में जो है मैं इसको रख दूँगा वेरिएबल 3। तो वेरिएबल 3 जो है ना, तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आ जाती है 100 आउटपुट। तो हमारे पास जो टाइप कास्टिंग हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है।
तो आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है, तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा आउटपुट एंड इनपुट। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।